गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अभी तक जो आपने चैप्टर रीड किया था लास्ट वाला चैप्टर नंबर 7 उसमें हमने एडी और एएस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। क्लियर। आज हम इसी से नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें हम इक्विलिब्रियम कैसे सेटअप कर सकते हैं आउटपुट का। अगर आपके पास शॉर्ट रन हो तो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है इस टॉपिक को आगे करने से पहले। तो शॉर्ट रन मीन्स इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जनरल लैंग्वेज में आपने अभी तक समझ लिया होगा कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड फॉर द प्रोड्यूसर के पास एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि बहुत कम होता है कि उसने प्रोडक्शन देनी है मार्केट में इकोनॉमी के अंदर, तो उसको बोलते हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड। एक होता है लॉन्ग टाइम पीरियड कि एक प्रोड्यूसर के पास बहुत लंबा टाइम है कि वो प्रोडक्शन बना के इकोनॉमी में दे सकता है। तो एक साल के अंदर की जो टाइम पीरियड है उसको हम शॉर्ट रन में गिनते हैं। एक साल से ऊपर अगर टाइम पीरियड है तो उसको हम लॉन्ग रन के अंदर काउंट कर लेते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड 6 मंथ का हो जाएगा, 8 मंथ का हो जाएगा, नियर अबाउट ऐसा कुछ। तो शॉर्ट रन यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि एक ऐसा पीरियड है टाइम का जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। कब? जबकि हम आउटपुट को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो यानी कि आउटपुट क्या होता है हमारा जीडीपी। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जब हम जीडीपी बनाएंगे उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता। तो ये हम क्यों वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है एक प्रोड्यूसर के पास जब वो इकोनॉमी में प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो के अंदर हम इकोनॉमी एज अ होल लेके चलते हैं। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हम बात कर रहे हैं सभी प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करते हैं कि सबके पास टाइम पीरियड क्या है, शॉर्ट रन। क्योंकि हमारे पास अजम्पशन है कि हम शॉर्ट रन के अकॉर्डिंगली ही इस चैप्टर को समझेंगे, इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अभी लॉन्ग रन वाला कंसेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो शॉर्ट रन को ही माइंड में रख के हमने आगे फॉलो करना है सारे के सारे कंसेप्ट। तो इसमें हम शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी को हम जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अगर एक प्रोड्यूसर चाहे कि मुझे न्यू टेक्नोलॉजी लेके आनी है, मशीन्स अपनी चेंज करनी है, बिल्डिंग में अपनी नई ले लूँ, फैक्ट्री में नई बना लूँ, तो it is not possible for the producer to maintain all these things in short time period। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को नहीं बदला जा सकता, उसके बिना ही हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट यानी कि जीडीपी को लेके आना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन को करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम। हमने एक पॉइंट समझ लिया चैप्टर के नेम के अंदर कि शॉर्ट रन क्या होता है, जब बहुत कम टाइम पीरियड होता है प्रोड्यूसर्स के बाद प्रोडक्शन करने के लिए। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब कि हमने आउटपुट को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, इक्विलिब्रियम में आउटपुट को। तो ये आउटपुट क्या है, जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमने अभी तक पढ़ा था कि जीडीपी मतलब जितना एग्रीगेट हमने मार्केट में सप्लाई करना है। क्लियर। तो जो हम सप्लाई करना चाहते हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर तभी होगा कि जितना हम सप्लाई करना चाहते हैं मार्केट में अगर डिमांड भी उतनी ही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। यानी कि ये कंडीशन अगर हमारी फुलफिल हो जाती है तब उसको बोला जाता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी आउटपुट क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। इज इट क्लियर कि एएस इज इक्वल टू एडी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम एएस और एडी के बारे में फिर से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में कंसेप्ट कर लिया था कि एडी कैसे बनता है, उसका टेबल और डायग्राम कैसे बनता है, वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे। उससे नेक्स्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, ये दोनों चीज़ें तो वो इस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि एएस के साथ हमें एडी की भी रिक्वायरमेंट होगी इस चैप्टर के अंदर, और साथ ही साथ शॉर्ट टाइम पीरियड को भी माइंड में रखना है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर। अब हमने चैप्टर का मीनिंग, उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स क्या कहता है, केन्स ये कहता है कि शॉर्ट रन इज, शॉर्ट रन का मतलब व्हेन द टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, द आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अभी हमने एक चीज़ तो समझ ली है कि शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को, कैपिटल और नहीं लगा सकते, इन चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो फिर क्या करेंगे इकोनॉमी के अंदर कि हम आउटपुट को बढ़ा दें।
ठीक है। तो इसके लिए सबसे मेन पॉइंट होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, उसको जनरेट करना। जब भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो आउटपुट क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो आउटपुट को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है कि हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और केन्स क्या कहते हैं, रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी कि सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है कि इसमें रिलेशन को चेकआउट किया जाता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट अगर हमारी बढ़ेगी तो आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह से है, पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम पॉजिटिवली दो चीज़ों के बीच में रिलेशन की बात करते हैं पॉजिटिव वे से, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का रिलेशन कौन से टाइम पीरियड के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर। तो जैसे जैसे हम लेबर और बढ़ाएंगे उतना ही आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। अगर हमने 5 मेंबर की जगह पे 10 पर्सन्स को काम पे लगा दिया, 5 की जगह पे 7 को लगा दिया, 8 को या 10 पर्सन्स को हमने लेबर को अपॉइंट कर लिया वर्किंग एरिया के अंदर, तो इट मीन्स वो अपना वर्कआउट करेंगे और आउटपुट देंगे। तो इट मीन्स आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। वही चीज हमने बोली है कि 1-to-1 रिलेशनशिप है। 1-to-1 क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आउटपुट कांट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये सारे कंसेप्ट को बहुत ही केयरफुली समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, कि हम बार बार फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अगर किसी भी प्रोड्यूसर को आउटपुट इंक्रीज करना है तो उसको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री में, अपने मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के ऊपर, ठीक है। उसके पास अनदर कोई सोर्स नहीं है, ना तो वो मशीन्स इंक्रीज कर सकता है, ना वो लैंड को एक्सटेंड कर सकता है, ना वो अपनी कैपिटल जो उसका बजट है उसको ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो फिर रह क्या गया, सिर्फ लेबर। तो लेबर को ही ज़्यादा वो अप्लाई करेगा ताकि वो आउटपुट दे सके। इसीलिए हमने लिखा है आउटपुट कैनॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसका मतलब समझो कि अगर इकोनॉमी में हमने जितने भी पर्सन्स फ्री थे, उन्होंने काम करना चाहते थे, तो हमने वेज रेट के ऊपर उनको काम दे दिया, ठीक है। सभी प्रोड्यूसर्स ने जो विलिंग थे उन्होंने उनको सबको काम दे दिया, क्लियर। तो वो होगी फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये मान के चलो कि कोई पर्सन फ्री नहीं है, हमने सबको काम दे दिया। अब जब सबको काम मिल गया है तो उसके बावजूद भी अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को बढ़ाना पड़े, सपोज कर लो डिमांड ज़्यादा हो रही है तो आउटपुट को वो बढ़ाने की रिक्वायरमेंट लग रही है प्रोड्यूसर्स को, तो कैन दे इंक्रीज द आउटपुट ऑन द बिहाफ ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी? नो, नेवर। आउटपुट को वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। अब क्यों, जितनी भी लेबर थी उन्होंने सबको इस्तेमाल कर लिया काम के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। अगर उसके बावजूद भी आउटपुट हमें बढ़ाना है तो दे कांट इंक्रीज आउटपुट इन द इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा स्टैंड हो चुका है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट अभी बाकी है, हम किसी और पर्सन को भी काम पे लगा सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर हम लेके आएंगे। अगर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो और पर्सन्स लेके आएंगे और काम बढ़ाएंगे और आउटपुट होगा, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर पहले से फुल हो चुका है एम्प्लॉयमेंट, हम और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और नहीं है हमारी इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स, तो इट मीन्स आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये एडी के जो मेन पॉइंट्स हैं, सॉरी एएस और एडी दोनों के, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले हमने शॉर्ट रन का मीनिंग देखना है। जब भी आप एग्जाम्स में अगर आपको कंसेप्ट आ जाए कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, व्हाट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो आपको एज इट इज बताना है शॉर्ट रन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, और उसके रिलेटेड कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो केन्स ने हमें बताए हैं वो आपको साथ में लिखने पड़ेंगे अगर आपको 3 या 4 मार्क्स में ऐसा कंसेप्ट आता है तो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर खाली आपको यही पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है तब, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आउटपुट का मतलब जीडीपी और जीडीपी का मतलब एएस, ठीक है। तो एएस को हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लेके आना है। सिंपल सा काम है कि एएस इक्विलिब्रियम में कब आएगा, सप्लाई। तो सप्लाई का रिलेशन किसके साथ होता है, हमेशा डिमांड के साथ। बट यहाँ पे हम खाली एस या डी को इंडिविजुअली वे से हम यहाँ पे कंसर्न नहीं करते, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न क्या है, ए, यानी कि एग्रीगेट। तो हम यहाँ पे ए लगाते हैं,
एग्रीगेट सप्लाई को जब तक एग्रीगेट डिमांड के इक्वल टू नहीं कर दिया जाता तब तक हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आती, और जब ये इक्वल हो जाता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट के अंदर है। क्लियर? तो इन दोनों के कंसेप्ट को और समझते हैं। ES का मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंगली, प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंगली ES क्या होता है? ठीक है, डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट मीन्स विच प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितना वो प्लान करता है, बार बार हम फोकस करते हैं प्लान वर्ड के ऊपर। अभी भी जब लास्ट मैंने चैप्टर करवाया तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम प्लान करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लान कितना है। ये सब कुछ हम लास्ट जो हमारा रिकॉर्ड हमने एडी का और एएस का रखा होगा उसके बेस के ऊपर ही हम अगले साल के लिए प्लान कर लेते हैं। ठीक है, कि इतना, जैसे हम बजट प्लान करते हैं गवर्नमेंट कि अगर पिछले साल इतना बजट लगा है तो आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, कुछ और पैसा खर्च करेंगे, तो वो थोड़ा उसके बेस के ऊपर अपना बजट नेक्स्ट का सेट कर लेती है। राइट, वो भी प्लान ही होता है ना। तो इसीलिए कुछ भी अगर हमें लेके आना है इकोनॉमी के अंदर, प्लान अगर डिमांड की बात करें और प्लान अगर सप्लाई की बात करें तो वो जस्ट एक सोच होती है कि फ्यूचर में इतना हमने बनाना है, और डिमांड मतलब इतनी डिमांड हो सकती है, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो इतना प्लान है उसका कि एक्सपेंडिचर करेगा डिमांड के लिए। तो ये सब हमारी क्या होती है, सिर्फ प्लानिंग, क्योंकि हम सक्सेसफुली उसको अभी बाद में कर सकते हैं साल के एंड में। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लान कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो डिजायर्ड का मतलब कि इतनी हमारे पास उसकी इच्छा है कि वो आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। कौन, किसका प्लान है ये? प्रोड्यूसर का। ओके, एंड एडी का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड लेवल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड बाय द जनरल पब्लिक, कि एक आम इंसान जो आम जनता है इकोनॉमी के अंदर वो कितना प्लान कर रही है खर्चा करने का। तो जब ये प्लान पोर्शन जो है इक्वल टू हो जाता है तब हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? सो इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब, जैसे कि अभी हमने समझा है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स कि प्लान टू प्रोड्यूस, कि कितना वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। अगर वो प्लान हमारे इक्वल हो जाता है प्लान टू एक्सपेंडिचर, प्लान टू एक्सपेंडिचर टू बाय, अगर कुछ खरीदने वाले जो हैं लोग वो खरीदने के लिए कितना प्लान कर रहे हैं खर्चा करने का, अब अगर ये दो कंसेप्ट हमारे इक्वल टू हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर चल रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट हो रहा है। इक्विलिब्रियम इनकम भी इसको कहते हैं कई बार स्टूडेंट्स, तो बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं कि इक्विलिब्रियम इनकम क्या है। इक्विलिब्रियम इनकम मीन्स कि अगर हम आउटपुट बोले तब भी वही बात है, इक्विलिब्रियम जीडीपी बोलते हैं तब भी वही चीज है। जीडीपी अगर हमारा बिकता है, हमने उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव इनकम के अंदर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इनकम है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको हम रिटर्न में क्या देते हैं, वो इनकम है। तो वो क्या होता है, जीडीपी को बेच के क्या बनता है, नेचुरली अगर सिंपल वे से बात करें तो इनकम। तो इसको हम इक्विलिब्रियम इनकम भी कहते हैं कई बार। ठीक है, अब बात आती है कि जब ये इक्वल टू आता है प्लान टू प्रोड्यूस और प्लान टू एक्सपेंडिचर, तो इट मीन्स क्या हो गया कि जितना डिमांड थी हमने यहाँ पे क्या किया, उतना ही सप्लाई करके मार्केट में दे दिया। राइट, तो इट मीन्स कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक नहीं है। फर्स्ट पॉइंट कि एक तो यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक नहीं है। क्यों? अनसोल्ड स्टॉक तब पॉसिबल होता है कि अगर आपके पास डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा कर दी है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने, तो हम बोल सकते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी एएस जितना बनाया और जितनी डिमांड है दे विल बी इक्वल इन द इकोनॉमी, तो इक्वल होंगे तो इट मीन्स क्या होगा कि अनसोल्ड स्टॉक जो है वहां पे क्रिएट ही नहीं होगा। सेकेंड चीज इज, और क्या क्रिएट नहीं होगा, शॉर्टेज ऑफ आउटपुट। अगर हम बात करें कि अगर इकोनॉमी के अंदर एएस इक्वल टू एडी है तो वहां पे शॉर्टेज ऑफ आउटपुट नहीं होगी। शॉर्टेज ऑफ आउटपुट तभी पॉसिबल होती है कि अगर आपकी सप्लाई कम है और उस टाइम एडी आपकी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं अभी तो शॉर्टेज है, प्रोड्यूसर्स को और प्लान करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? प्लान टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है, यानी कि और ज्यादा उनको प्लान करना पड़ेगा इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने के लिए। इट मीन्स कि ये दोनों कंसेप्ट क्या है, उस केस में पॉसिबल नहीं है जहां पे एएस ऑटोमेटिकली जो है इक्वल टू है एडी के। क्लियर?
तो यहाँ पे स्टूडेंट एक हमारी इक्वेशन बनती है AS इक्वल टू AD। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये अप्रोच क्या है, हम अपने क्वेश्चन जो आगे लेके जाएंगे वो दो मेथड बनते हैं। फर्स्ट मेथड हमने यहाँ से ले लिया कि AS और AD जो है इक्विलिब्रियम में अगर इक्वल टू है तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, ये होगी फर्स्ट अप्रोच। इसी के बिहाफ के ऊपर हम सेकेंड अप्रोच निकालेंगे। वो सेकेंड अप्रोच क्या होती है कि अगर हम मान लेते हैं कि AS इक्वल टू AD है, ओके, और AS को हम और क्या चीज बोलते हैं, AS को हम Y भी कहते हैं। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि Y इक्वल टू AD, AS को हम क्या कहते हैं और Y भी कहते हैं। तो अगर हम इसको Y बोलते हैं तो इट मीन्स Y इक्वल टू AD, ये भी क्लियर है। Y अगर है तो हम इसके दो पार्ट बनाते हैं, क्या, या तो पर्सन्स कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करते हैं, ये भी क्लियर है। लास्ट चैप्टर में हमने किया था। AD को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके 4 कंपोनेंट है लेकिन हम 2 कंपोनेंट को लेके चलते हैं C प्लस I, ये भी क्लियर है। अब इनको दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो इसको इक्वेट करने के लिए अगर S और S जो है वो सेम है दोनों साइड में, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया हमारे पास, S इज इक्वल टू I। इट मीन्स ये हमारी क्या कहलाती है, सेकेंड अप्रोच। ठीक है, यही हमारी सेकेंड अप्रोच है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको आ जाएगा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में कि आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट दिखाना है थ्रू द अप्रोच ऑफ AS AD, तो हमें इसका टेबल और इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपकी फर्स्ट अप्रोच। अगर आपको कंसेप्ट आ जाए कि आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट दिखाना है थ्रू S इज इक्वल टू I, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड अप्रोच लेके करना पड़ेगा। तो आज हम पहले AS और AD के अप्रोच में अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको कंसेप्ट क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो हम कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, AS इज इक्वल टू AD अप्रोच। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो एक डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा जो कि आपकी AS को शो ऑफ करता है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर रीड कर लिया था। ठीक है, जैसे इस साइड में आप लेते हो इनकम यानी कि आउटपुट, और आपको इस साइड में क्या लेना है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, आपको पता है कि जो इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल टू है, तो इसी अकॉर्डिंगली हमारा जो डायग्राम है वो 45 डिग्री एंगल से बिल्कुल स्ट्रेट बनता है हमारा AS। तो हम यहाँ पे पहले तो AS बना के दिखाते हैं, क्योंकि दो चीजों के बीच में अगर हमें कंपेयर करके बताना है कि वो इक्वल टू है तो हमें डायग्राम पहले सेपरेटली बताने पड़ेंगे कि ये AS का डायग्राम इस तरह से बनता है और AD का डायग्राम कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। कैसे, यहाँ पे हम पहले से कि जैसे आउटपुट लेते हैं, इस साइड में एग्रीगेट डिमांड C और I लेते हैं। आई हमारा यहाँ पे फिर से वही बात है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे लेना है, यानी कि एक ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि हमें करना जरूरी है, जैसे कि गवर्नमेंट प्लान करती है कि कितनी जगह के ऊपर कितना खर्चा उसका हो सकता है, एक्सेस में नहीं, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जिसके बिना हमारा जो काम है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, उसको मिनिमम यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। इसके अलावा C हमने बनाना है, जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती है तो C भी क्या होती है, अप होती है। C और I दोनों को प्लस करके क्या बनता है, AD। ये कंसेप्ट हम लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्री हैंड मैंने ड्रॉ किया है, इसको दोबारा से नहीं समझा रही हूं मैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, AS का डायग्राम बनाना है और AD का डायग्राम बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लेते हैं टेबल यानी कि शेड्यूल। किस चीज का शेड्यूल लेना है हमें यहाँ पे, कि हम AD को और AS को इक्वल टू करके दिखा सकें कि कहाँ पे वो कट करते हैं, इक्वल होते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं इनकम्स। ठीक है, कांस्टेंट वे से आप इसको इंक्रीज करके लेते हो। मैंने यहाँ पे 20 का गैप लिया है, आप चाहे तो 30 का, 15 का, 5 का, कितना भी गैप लेके अपनी वैल्यूज अपनी तरह से ले सकते हो। C भी हमने लिया है, यहाँ पे 10 के गैप से मैंने C को इंक्रीज करते हुए दिखाया है, और I जो कि हम एज यूजुअल बोलते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट ही रखना है, क्योंकि हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर एक जो प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ना तो टेक्नोलॉजी चेंज करनी है उसने, ना ज्यादा पैसा लगा सकता है, ना ही वो फैक्ट्रीज बना सकता है, वटएवर जितने भी हमारे फिक्स खर्चे हैं वो नहीं कर सकता। सिंपली क्या कर सकता है, सिर्फ लेबर बढ़ा सकता है। तो वो उसके प्लान में ही आता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर लेबर बढ़ाएगा तो भी। इसके अलावा क्या है, AD हमने बनाना है, C प्लस I को जोड़ के क्या बन जाता है, इक्वल टू AD।
तो एडी का कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। डायग्राम में फिर से वही चीज हम लेते हैं। मैंने ये पास में ही डायग्राम बनाया है, आपको टेबल बना के पहले थोड़ा सा टेबल को एक्सप्लेन करना है किस तरह से, कि जैसे जैसे y बढ़ती है, c बढ़ रही है, i विल रिमेन कांस्टेंट एंड ad इज इक्वल टू द c प्लस आई एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे डायग्राम बनाना है। मुझे यहाँ पे टेबल के साथ साथ आपको समझाना होता है, इसलिए मैं यहाँ साथ में ही ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे टेबल में सबसे पहले हम लेते हैं इनकम यानी कि y, इसको आउटपुट भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इस साइड में जो भी हमें लेना है एएस और एडी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, दोनों ही दिखाने हैं, एएस और एडी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 20 के गैप से, मैंने यहाँ पे दोनों साइड में एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने डिफरेंसेस जो है वो ले लिए हैं। सबसे फर्स्ट मैंने 45 डिग्री के एंगल से वाई को ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे y क्या है मेरे लिए एएस। आप यहाँ पे एएस भी लिख सकते हो, इक्वल टू एएस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एएस कह लो या y कह लो, वन द सेम थिंग, लेकिन आपको एएस दिखाना है तो आप यहाँ पे एएस और एडी के बीच में डिफरेंस दिखाना है, इक्विलिब्रियम दिखाना है, तो आप यहाँ पे एएस लिख सकते हो। इसके अलावा हमें और क्या बनाना पड़ेगा, एक तो क्वेश्चन में हमारे पास है आई, तो आई कितना है, हम कांस्टेंट लेते हैं, 20 हमारा मिनिमम है, तो हम यहाँ पे 20 के हिसाब से आई को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हम दिखा देते हैं हॉरिजॉन्टल वे से एक्स एक्सिस के। ठीक है, इसके अलावा मैंने डॉट लगा के रखे हैं। हम यहाँ पे सी, आप भी अपनी तरफ से पहले डॉट लगाओगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ करोगे। ये मैंने सी, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है स्टूडेंट, वैसे वैसे हमने क्या किया, यहाँ पे सी को भी ड्रॉ कर दिया। इसके अलावा सी प्लस आई करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास एडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये है एडी और ये क्या है सी और ये है आई, तो एडी कैसे बनता है, सी प्लस आई। अब यहाँ पे कौन से पॉइंट के ऊपर कट होता है, ये हमारा कट होता है 100 के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ई लिखते हैं। ई मतलब इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है किस चीज का, एडी का और एएस का। इस लेवल के ऊपर हमारी जो इकोनॉमी है, हम ये मान के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जितना मार्केट में डिमांड थी उसके अकॉर्डिंगली हमने लेबर को बढ़ाया और फुल एम्प्लॉयमेंट जितना भी हम क्रिएट कर सकते थे, सारे लोगों को काम दिया, उनसे आउटपुट लिया और उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, इसको इक्विलिब्रियम में सेटअप किया। यानी कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इस मीन्स इसके बाद अगर हमारे आउटपुट बढ़ानी होगी तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एडी इक्वल टू एएस हो गया। यहाँ पे पॉइंट आता है, नीचे वाले कंसेप्ट को क्या कहते हैं। अगर आपका ई पॉइंट से नीचे की बात हो रही है इस पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज लाइन किसको शो करती है, हमारी एडी को। ठीक है, और ये वाली लाइन किसको शो करती है, एएस को। तो इन दोनों में से सबसे कम क्या है, हमारा वाई, यानी कि एएस कम है तब भी हम खर्चा कर रहे हैं, एडी तब भी हमारी ज्यादा है। ये सारा पोर्शन जो हमें नजर आ रहा है, ये सारा क्या है, हमारे ई पॉइंट तक ये सारा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, मैंने शेडेड कर दिया, इसको बोलते हैं हम कि एडी हमारी ज्यादा है और एएस हमारा क्या है, उस टाइम कम है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसके ई के ऊपर आता है, वहां पे आपको नजर आ रहा है ये वाला एरिया जहां पे आपकी जो एएस है वो ज्यादा है, एएस हमारी ग्रेटर देन है। ठीक है, किससे, एडी से, एडी से। तो यहां पे हम एएस लिख देते हैं। मैं सेम लिख देती हूँ, बच्चों का कंफ्यूजन ना हो इसके एरो को लेके। यहाँ पे मैं डी लिखती हूँ और एरो को मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, एएस को इंक्रीज करके दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एडी लिखा था तो मैंने एडी को इंक्रीज दिखाया है एएस से, सेम अब एडी लिख के मैं एएस को इंक्रीज दिखा रही हूँ। ग्रेटर देन का साइन मैंने कहाँ पे डाल दिया, एएस के साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ई पॉइंट से नीचे और ई पॉइंट के ऊपर, ये भी आपको दिखाना है। इतना कंसेप्ट आपका कवर हो जाता है कि अगर आपको एएस एडी अप्रोच आ जाए तो आप इसको अपने टेबल और जो डायग्राम है उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को खत्म करना है। आगे आता है कि अगर क्वेश्चन 3 नंबर में 2 नंबर में आ जाए या कई बार डिटर्मिनेंट करके दिखाने के साथ ही डिटरमाइन के पास आपको बोला जाता है कि एएस अगर ग्रेटर देन है या एएस अगर लेस देन है तो क्या करोगे, उसका आपको सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो अगर आपकी कंडीशन ऐसे आ जाती है कि अगर व्हाट हैपन इफ एएस ग्रेटर देन एडी, अगर एएस अगर आपकी ज्यादा है एडी से
तो उसको कैसे इकोनॉमी के अंदर वो दोबारा सॉल्व हो जाती है। यहाँ ऑटोमेटिकली जो है हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के अंदर फिर से आ जाएगी। ऑटोमेटिकली कैसे? अगर हमारी एएस ज्यादा है तो इट मीन्स क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर जो स्टॉक है हमारा वो ज्यादा पड़ा हुआ है, स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि रिमेन अनसोल्ड, स्टॉक जो है रिमेन अनसोल्ड। क्यों? क्योंकि डिमांड उतनी नहीं थी, स्टॉक हमने ज्यादा बना लिया तो कुछ स्टॉक जो है वो अनसोल्ड पड़ा हुआ है। क्लियर? एक तो ये हमारा पॉइंट है। अगर हमारे पास अनसोल्ड है तो उसके बाद क्या किया जाएगा? तो उसके बाद ये किया जाएगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लान करेंगे किस चीज के लिए? प्लान अ कट इन प्रोडक्शन, अ कट इन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर जो है वो और प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कट करेंगे कि अभी प्रोडक्शन हमने नहीं करना, और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एएस वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एडी। ऑटोमेटिकली जब हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो हमारा स्टॉक बनेगा ही नहीं आगे, ठीक है। तो एएस क्या हो जाएगा? वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एडी। तो ऑटोमेटिकली जो एएस है वो कम होने की वजह से किसके इक्वल टू आ जाएगा? एडी के। क्यों? कि यही चीज हमारी बड़ी हुई थी और उसको हम कट इन प्रोडक्शन कर देंगे, स्टॉक बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? एडी के इक्वल टू आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपकी एडी इंक्रीज है, अगर आपके पास एक्सेस डिमांड है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि एक्सेस डिमांड मतलब कि अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास जितना भी पुराना स्टॉक है वुड बी सोल्ड आउट, यानी कि अब तो जो पुराना स्टॉक है सोल्ड आउट हो चुका है, तो नया जो स्टॉक है वो क्या करेंगे अब? तो अब उनके पास जो सिचुएशन है सोल्ड आउट करने के बाद उनकी ये सिचुएशन है कि अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। अनफुलफिल्ड डिमांड, अनफुलफिल्ड डिमांड मतलब अब लोगों की डिमांड को हम जो है कवर नहीं कर पा रहे हैं, उस लॉस को उनको झेलना पड़ता है, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। तो अब क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स प्लान करेंगे ग्रेटर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ग्रेटर प्रोडक्शन। अब उनको लगता है कि हमारे पास अगर स्टॉक नहीं है तो प्लान करना ही पड़ेगा, प्लान टू ग्रेटर प्रोडक्शन। और जैसे ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो एएस पहले कम था वो बढ़ जाएगा और इक्वल टू एडी हो जाएगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है एएस को बढ़ाना अगर हम ये मान के चलते हैं कि अभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई है। दो केसेस होते हैं स्टूडेंट जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ एडी और एएस को इक्वल टू गिन रहे हैं, तो अगर यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है तो प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर केस हमारा एएस एडी इक्वल टू तो है लेकिन अभी भी उन्होंने थोड़ी कैपेसिटी बना के रखी हुई है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है हमारे प्रोड्यूसर्स के पास, ठीक है। ये कैपेसिटी का पॉइंट भी कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे लास्ट चैप्टर के अंदर कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है वो भी सुन लो यहाँ पे आज। इट मीन्स कि कुछ ऐसा हमारे पास कैपेसिटी है जो कि अभी हमने यूटिलाइज नहीं की, इसको कहते हैं मीन्स अनयूटिलाइज्ड यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। यानी कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हम अपने जैसे लेबर्स हैं तो कुछ लेबर्स को अभी हमने काम पे नहीं लगाया, वो उनको जब हमारी डिमांड बढ़ेगी उस टाइम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी में बैकअप के तौर पे उन्होंने कुछ लेबर जो है वो फ्री रखे हुए हैं अपने पास कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे। दैट इज द अनयूटिलाइज। अभी हमने यूटिलाइज नहीं किया पूरी के पूरी लेबर को, तो वो हो जाता है अनयूटिलाइज कैपेसिटी। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी अपने पास रखते हैं जिसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द इकोनॉमी। तो जब भी डिमांड बढ़ेगी तो इसको एक्सेस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आता है आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में होगा कि एएस एडी इक्वल टू है तो क्या सारे के सारा हमने लेबर्स को इस्तेमाल कर लिया, अगर कर लिया तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट केस बन जाएगा। अगर एएस एडी के इक्वल टू है लेकिन अभी भी बहुत सारी कैपेसिटी हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो अभी हमने सारी लेबर को इस्तेमाल नहीं किया है, काम पे नहीं लगाया है, वो क्योंकि डिमांड कम थी तो उतने में ही यूटिलाइज हमारी सारी सप्लाई हो गई, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कुछ पर्सन्स हमने अभी अंडर कंट्रोल रखे हुए हैं, जब भी नीड होगी तो उसका यूटिलाइज कर लेंगे। दैट इज द अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी। ओके,
बेटे इसी के साथ वो टॉपिक जो था हमारा एडी और एएस का वो खत्म हो गया। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आज अभी करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर के, जो कि कई बार आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा आ जाए, फाइंड इक्विलिब्रियम y, कि अगर आपको y को फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे। आपको ये इक्वेशन गिवन है c, यानी कि आपने लास्ट वाले चैप्टर में रीड किया था c कैसे निकलता है, ये c बार यानी कि ऑटोनोमिक कंजम्पशन प्लस एमपीसी y यानी कि by, और साथ में i आपको गिवन है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कैसे होता है, हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड को चूज कर लिया, एएस इक्वल टू एडी होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। एएस को हम y भी लिख सकते हैं, क्लियर, और यहाँ पे एडी को हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस आई भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे c प्लस एस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम y ही निकालना है। तो हमने y लिख लिया, एएस को y में कन्वर्ट कर दिया और एडी को c प्लस आई में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन के अंदर हम c की वैल्यू को पुट करते हैं। c की जगह पे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 0.5y, ठीक है, प्लस आई कितना है 1000, जो कि हम एज इट इज लिख चुके हैं। यहाँ पे क्या है y, तो y को इस साइड में लेके आएंगे तो ये y माइनस 0.5y यहाँ से लेस कर देंगे, 100 प्लस 1000 यहाँ पे हमारे पास है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 1100, यहाँ पे लेस होके हमारे पास आ जाएगा 0.5y। अगर हम y की इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5 को सॉल्व करके 2200। इट मीन्स हम सॉल्व कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि एएस एडी क्या है, तो हमें पता है एएस वाई के इक्वल टू है, और वही क्वेश्चन में मांगा गया है कि इक्विलिब्रियम वाई कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसी के अंदर हम सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे हमारा कंसेप्ट होगा हम वैसे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो ब्रीफली आप इसको डीपली फिर से पढ़ोगे अपनी बुक में से भी, और जो मैं नोट्स आपको करवा चुकी हूँ ये वाली वीडियो के थ्रू उसमें से भी।